नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अगर दिल्ली सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन आदेश जारी करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में एक्यू लेवल 600 के पार पहुंच चुका है और साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उनको खुद एक्शन लेना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर राज्यसभा के 12 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने हाथ में काली पट्टी बांधी और साथ ही सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसको लेकर कई बार राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको शांत करने की अपील की, लेकिन वो लगातार नारेबाजी करते रहे। साथ ही राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सच और सवालों से डरती है। साथ ही उन्होंने सरकार को अन्यायी करार दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि वो दोबारा से सांसदों के निलंबन को लेकर जो उन्होंने फैसला किया है उस पर वो पुनर्विचार करें। संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने जमकर बवाल किया। निलंबन के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन संसद के अंदर और बाहर गतिरोध देखने को मिला है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि सरकार सच और सवालों से डरती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का साया मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर को 95 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी जवाद तूफान को लेकर अहम बैठक की है और जायजा भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर बनी स्थिति को लेकर बैठक की और हालातों का जायजा लिया। इससे पहले जवाद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की है। वहीं आईएमडी ने ओडिशा के गजपति, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बारिश की आशंका जता दी है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सरचाल विकसित हो रहा है जो 4 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट से टकरा सकता है। इसके बाद यह चक्रवाती तूफान जवाद के रूप में ले लेगा। इसको लेकर समुद्री तटों के आसपास रहने वाले मछुआरों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए भी कह दिया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब काले और गोरे पर आ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच लगातार जुबानी जंग देखी जा रही है। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में अगली सरकार आपकी सरकार होगी। क्या पंजाब में युवा नहीं है? क्या पंजाब में लोग नहीं है? क्या पंजाब में पंजाबी नहीं है? क्या अब बाहर के काले अंग्रेज आकर पंजाब पर राज करेंगे? तो इसी का पलटवार करते हुए केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और कहा, मैंने तब से ये कहा है कि पंजाब में अगली सरकार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हुई तो हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चन्नी साहब, बेशक मैं काला हूं लेकिन मेरी नीयत साफ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज
दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने 55,23,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा है। अगर 4 दिसंबर तक ये लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर देश भर में वैक्सीनेशन का सिरमौर बनकर उभरेगा। हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के निर्धारित 55,23,000 के लक्ष्य में कुछ ही पीछे है। अभी करीब 3 लाख को वैक्सीन दी जानी है। 5 दिसंबर को बिलासपुर में एम्स के शुभारंभ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हिमाचल के दूसरी डोज लगाने में देश में अव्वल आने की घोषणा करवाई जाएगी। अभी तक करीब 53 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। पहले प्रदेश में 30 नवंबर तक अभी तक 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अभी भी निर्धारित लक्ष्य के सही 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। हालांकि समय पर इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजाना 1 लाख डोज लगना की जरूरत यहां पर बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। वहीं कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद होगा वहां विकास नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी 2022 पर मौजूद थे। आपको बता दें कि अमित शाह प्रदेश में बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। वहीं अमित शाह गुरुवार को सहारनपुर में मां शंकुभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे, जिस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां देवी के पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि यह उनके नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के जरिए आसपास के 3 जनपदों के युवाओं को शिक्षा पाने में काफी राहत भी मिलेगी, जिसके चलते रोजगार से जुड़ने के अवसर भी उनको प्रदान हो पाएंगे। देश भर के शिल्पकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर जुटे हैं। 19 दिसंबर तक चलने वाले शिल्प मेले में अपनी हस्तकला के माध्यम से लोगों को आकर्षित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित होने वाले शिल्प और सरस मेले का आज विधिवत रूप से हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उद्घाटन किया। उन्होंने मेले का अवलोकन भी किया। देश भर के नेशनल अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित शिल्प मेले में पहुंचे हैं और आने वाली 19 दिसंबर तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को अपनी हस्तकला के माध्यम से आकर्षित करेंगे। 9 दिसंबर से विधिवत रूप से गीता महोत्सव का आगाज होगा। एक फिरफिरे आशिक ने एक घटना को ऐसा अंजाम दिया कि सारा शहर दहल उठा। हालांकि भाली आनंदपुर गांव की यह घटना है, क्योंकि देर रात के समय लगभग 12 बजे का समय था जब भाली आनंदपुर गांव का मोहन शादी करके सापला से अपनी दुल्हन के साथ आ रहा था। नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में एंट्री कर चुकी थी, तभी इनोवा गाड़ी में कुछ युवक आए और उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाकर दुल्हन को नीचे उतार दिया। दुल्हन पे ऊपर धनाधन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद दुल्हन वहां पर गिर गई और दूल्हे के भाई को भी नीचे उतारकर उनकी गले से चैन छीन ली गई। उसके बाद ग्रामीण वहां पर पहुंचे और आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लगभग पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को प्रेम प्रसंग और लूटपाट की नजर से भी देख रही है। हालांकि आरोपी जो है सापला गांव के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन दुल्हन की हालत गंभीर है और उसका पीजीआई में इलाज चल रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जिससे लोगों को फायदा होगा और खास तौर पर प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मूलचंद शर्मा ने बताया कि 4 दिसंबर को गोवा में देश के परिवहन मंत्रियों की उद्योग विभाग ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें ये जानकारी दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर किस तरह से राज्य सरकारों को काम करना है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरह से ई स्टेशन बनेंगे और कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार नीति बनाकर काम करे। इसके अलावा मूलचंद शर्मा ने हरियाणा में ई बस सेवा शुरू करने पर यह कहा है कि प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद में ई बस सेवा शुरू की गई है,
लेकिन लंबे रूट पर इस तरह की सर्विस किस तरह से शुरू की जा सकती है, इस पर आगे विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिसंबर तक लगातार मौसम के खराब होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर देखने के लिए मिलेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात की संभावना जताई गई है, वहीं मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब तापमान गिरेंगे और आने वाले दिनों में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। जनजातीय इलाकों में बर्फबारी के बाद अब एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलें, अन्यथा घरों में ही निकलें। पर्यटकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। कहना है कि प्रशासन अब अलर्ट पे है और ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनको भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जनजातीय इलाकों में एडवेंचर एक्टिविटीज करने से इस समय मनाही रहेगी। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं जिला चंबा में। अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा के पहाड़ों पे भी देर रात से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको चंबा के पहाड़ों की कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। आप जो ये मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये साच पास का इलाका, यहाँ पर देर रात को तकरीबन 4 से 5 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिस कारण अब ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं अगर पर्यटन नगर डलहौजी की बात की जाए तो पर्यटन नगर डलहौजी में बाहरी राज्य से पर्यटक घूमने आ रहे हैं और बर्फ का दीदार करने के लिए उत्सुक बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि कब बर्फबारी होती है। कृषि कानूनों की वापसी पर राष्ट्रपति की मोहर लग गई है। टिकरी बॉर्डर पर किसान बेहद खुश हैं। किसानों का कहना है कि जिस रास्ते से तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ लाए गए थे, अब उसी रास्ते से तीनों कृषि कानून निरस्त हो गए हैं, कृषि कानून रद्द हो गए हैं। किसानों का कहना है कि अब सरकार को उनकी बाकी बची मांगों पर भी तुरंत फैसला ले लेना चाहिए ताकि वो खुशी खुशी घर लौट सके। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसको टाइम बाउंड करने की मांग किसानों की है और किसानों की मांग है कि किसानों पर इस आंदोलन के दरमियान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। पानीपत के डहर गांव के पास आज बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बताया जा रहा है कि एक डंपर चालक की मौत हुई। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस ने डंपर को टक्कर मार दी। 35 सवारियां इस हादसे में घायल हुई हैं और जो सीरियस सवारियां हैं उन्हें पानीपत के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। बाकी सवारियों का इलाज पानीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है। हादसे की जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि बस चालक की सारे मामले में गलती है। जहां एक तरफ 3 कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर यूपी गेट पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर किसान लगातार बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। बात की जाए तो किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने सहभागी जितने भी किसान हैं उनको आग्रह किया है कि वो फाइनल मैच जो एमएसपी को लेकर सरकार से होना है उसको लेकर बॉर्डरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भारी संख्या में किसानों का गाजीपुर यूपी गेट पर आने का निमंत्रण दिया है। वही अगर बात की जाए किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने आज अपने साथियों के साथ एक नारा दिया है कि जब तक एमएसपी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। इसको लेकर किसान लगातार आज धरना प्रदर्शन पर इस नारे को कहते हुए दिखाई दिए। और वहीं अगर बात की जाए किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार 11 दौर की वार्ता करने के बाद 12 दौर की वार्ता एमएसपी को लेकर करे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनने के बाद, अन्य मांगों को मांगने के बाद उसके बाद धरना समाप्त हो सकता है। वहीं जहां एक तरफ सरकार बात नहीं करना चाह रही है, सरकार बात नहीं कर रही है, वहीं किसान भी अपने आंदोलन को जमे हुए हैं। वहीं इस बात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी अब यह चिंता वाली विषय है, क्योंकि किसानों को भी 1 साल गाजीपुर यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया है। किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बस का ड्राइवर शराब के नशे में धुत मिला। उक्त बस तो शाम से चंडीगढ़ जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने रास्ते में भी शराब का सेवन किया और पिहवा के बस अड्डे पर पहुंचकर दोबारा से शराब ली, जिससे वह नशे में धुत हो गया। सवारियों ने जब उक्त ड्राइवर को देखा तो इसकी शिकायत कंडक्टर से व पिहवा के बस अड्डा इंचार्ज से की। पिहवा के बस अड्डा इंचार्ज ने उन सवारियों को दूसरी बस में शिफ्ट करा करके अपने गंतव्य तक पहुंचाया। वहीं मौके पर पुलिस को भी बुलाया, उसका मेडिकल करा करके जिसकी शिकायत भिवानी के जीएम से कर दी है। पानीखेड़ा के
भैनी कुंगड़ गांव से लेकर सोरकी तक के मार्ग के बुरे हालात हैं। रोड की खस्ता हाल के चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रास्ता खराब होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इस मार्ग के पुनर्निर्माण को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी उनकी सुध लेता है। कोरोना अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर जिस तरह चर्चाएं चल रही है, लोगों में इसको लेकर डर बना हुआ है। इसी को लेकर समालखा सामान्य अस्पताल में भी कोरोना के सैंपल को लेकर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। लगभग 200 सैंपल हर रोज लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग नए सैंपल को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा 10 लोगों की स्पेशल टीम बनाई गई है, जो घर घर जाकर लोगों को कोरोना से जागरूक कर रही है। साथ ही लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि वह मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। लोगों का जब तक लापरवाही बरती जा रही है, तब तक कोरोना से बचना मुश्किल है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही न करें। कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर ही बचा जा सकता है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में स्थापित किया जाएगा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। यमुनानगर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं को नशा मुक्त किया जा रहा है। जो भी युवा नशा छोड़ने की इच्छा शक्ति लेकर सामने आते हैं, पुलिस और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा उन्हें जागरूक भी किया जाता है और साथ ही साथ उनका सिविल अस्पताल में इलाज करवाया जाता है। और लंबे समय से एक मांग थी कि सिविल अस्पताल में इस प्रकार का ड्रग डी एडिक्शन जो है सेंटर बनाया जाए। तो जल्द ही इसके मामले में जो है यमुनानगर के एसपी और समाजसेवी संस्थाओं ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए और एक 12 बेड इसके अंदर लगाए जाएंगे, जो एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया जा रहा है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल का कहना था कि इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे और यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कई नशा रोगी होते हैं वो वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। और उनका कहना था कि हमारा ये प्रयास है कि हम युवाओं को नशा मुक्त कर सकें और इसके लिए ही लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया का भी ये कहना था कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यमुनानगर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है वो बेहद ही सराहनीय कदम है। शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर चयनित विधानसभा कमेटी के सदस्यों ने गन्नौर के मॉडल संस्कृति स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी की अध्यक्षता बड़खल से विधायक सीमा तरीखा, पूर्व मंत्री कविता जैन, विधायक निर्मल चौधरी के अलावा विधायक शमशेर सिंह गोगी व इंदुराज नरवाल के अलावा शिक्षा विभाग के निदेशक जय गणेशनन व जिले के शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कमेटी ने स्कूल में शिक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जांच के दौरान पाया कि स्कूल में छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे नहीं है और इसके अलावा स्कूल में छात्रों के लिए खेल मैदान तक की भी व्यवस्था नहीं है। कमेटी की अध्यक्षता सीमा तरीखा ने विभाग के निदेशक को स्कूल मैदान की व्यवस्था करने के आदेश दिए। इसके अलावा छात्रों में संख्या को देखते हुए स्कूल 2 शिफ्टों में चलाने के भी आदेश दिए। विधायक निर्मल चौधरी व अध्यक्षता सीमा तरीखा ने कहा कि स्कूल में सरकार की बेहतर शिक्षा नीति की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर छात्रों की संख्या बढ़ रही है। यह बहुत अच्छा है कि गन्नौर का मॉडल संस्कृति स्कूल भी CBSE का होने से यहाँ भी छात्रों का काफ़ी रुझान बढ़ा है। तो जनता रिपोर्टर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।